अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ासकर मैं यूके की बात कर रहा हूँ और हमारे पास स्पॉन्सर मौजूद है एक, तो हमारा तो वीज़ा हर हाल में आएगा। तो अभी हमने एक क्लाइंट जिनका हम शेयर कर रहे हैं केस, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और उनका स्पॉन्सर भी था, वो खुद यूके में मौजूद थी, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, सारा कुछ था, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, इसके रीज़न्स को आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ मैं प्रेज़ेंटेशन शेयर करने वाला हूँ कि मेरी आदत है, बिना प्रेज़ेंटेशन के मैं कोई काम नहीं करता। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा जी दोस्तों, प्रेज़ेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स एंड सॉल्यूशंस। अच्छा खाली रिफ्यूज़ल के रीज़न नहीं बताऊँगा, सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हम लोग करें। तो मेरा अपना एक ओपिनियन है, तो मैं वो ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल अंडरस्टैंडिंग द रीज़न्स एंड हाउ टू फिक्स देम, फिक्स कैसे करना है उनको, ठीक है। केस स्टडी है हमारी 12 जून को उनका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। रीज़न नंबर 1, नो पर्सनल इनकम और सेविंग्स। Applicant is unemployed, no personal bank account, no saving to show financial independence। अब देखिए मेरी बात सुने, ज्यादातर लोग जो अपने पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर कोई जॉब नहीं कर रहे होते, तो उनकी इनकम नहीं होती उस तरह से। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं इनका बैंक अकाउंट भी नहीं होता, वो ज्यादातर कैश के ऊपर ही डील कर रहे होते हैं, या जैसे मिसाल के तौर पे बेटे के अकाउंट में पैसे आए, बेटे ने ही कैश निकाल के उनको दे दिया और उससे फिर जो है वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं। अब ठीक है, रहने के हिसाब से सही है, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आ जाती है यूके का वीज़ा अप्लाई करने की, तो उसमें आपको ख़्याल ये रखना है कि जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट के अंदर होगी ना, वही चीज़ मानी जाएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। सबसे पहले सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? शो पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम लाइक रेंट, पेंशन, फ्रीलांस वर्क एक्सेट्रा। अब मिसाल के तौर पे भाई अगर रिटायर हुए हैं तो कोई पेंशन आ रही होगी, वो चेक करें कि अकाउंट के अंदर ही है, ताकि कोई तो सोर्स ऑफ इनकम हम दिखाएं ना कि भाई ये कुछ भी कमा रहे हैं, ये पैसे तो ये कमा ही रहे हैं कम से कम। दूसरा, अगर उनका कोई घर है या कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट पे दिया जाए, ताकि वहां से कुछ आपकी इनकम स्ट्रीम आ रही हो। या फिर कोई भी फ्रीलांस वर्क उनका दिखाया जाए कि भाई रिटायर हो गए, ये मेरे जो फादर थे ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक्सपीरियंस था, तो अब ये रिटायर हो गए, अब ये फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ लोगों को और उसके अगेंस्ट से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जिसकी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो रही हो, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें और उसके साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगा सकें जो फ्रीलांसिंग का आपने काम बताया है। अच्छा ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप वो बोलेंगे भाई एक बंदे के पास कोई पैसा ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, तो ये बंदा पाकिस्तान में कैसे रह रहा है? ये तो बहुत ही दूर की बात है कि ये यूके आके सर्वाइव कर जाएगा। वो मैं मानता हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, आप सारा कुछ करेंगे, लेकिन आपको लीगली जो है ना वो सारी चीज़ों को जस्टिफ़ाई करना है कि भई ये देखो यार, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, दूसरा आ जाता है ओपन अ पर्सनल बैंक अकाउंट एंड शो रेगुलर ट्रांज़ैक्शन। आपने उनका बैंक अकाउंट सबसे पहले खुलवाना है, ठीक है ना? यहाँ इस वाले केस के अंदर उन साहब का बैंक अकाउंट नहीं था। आपने उनका बैंक अकाउंट खुलवाना है और बैंक अकाउंट के अंदर रेगुलर ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। उनसे बोलेंगे कुछ ट्रांज़ैक्शन, जैसे मिसाल के तौर पे पैसे तो आ गए हैं, लेकिन कोई बिल पे करना है, पेट्रोल डलवाना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें भी वो अपने उसी से कर रहे हो, मतलब कि अपने कार्ड के थ्रू कर रहे हो। अवॉइड टोटल डिपेंडेंसी ऑन स्पॉन्सर, मतलब बिल्कुल डिपेंडेंसी जो होती है ना कि भई 100% ही स्पॉन्सर करेगा। मैं तो बस आ रहा हूँ, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है, मैं आ रहा हूँ। इससे भी थोड़ा-सा केस जो है ना वो वीक हो जाता है। उनको लगता है कि यार ये बंदा, क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? मतलब एक ₹1000 भी नहीं पड़े हुए जेब में, क्या ये कुछ भी अपना खर्चा नहीं उठा सकता? तो ये वाली चीज़ से आपने बचना है। दूसरा, फंड ट्रांसफर टू रिलेटिव नॉट एप्लीकेंट। अच्छा, अब इसमें हमने ये दिखाया था कि ज़ाहिर-सी बात है उनका कोई अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पैसे भेजती हैं अपने फैमिली में, लेकिन वो अपने मामू को पैसे भेजती थी। अब मामू जो है वो अपने अकाउंट से निकाल के उनको दे देते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, डायरेक्ट लिंक तो बन ही नहीं रहा है ना, उसके लिए फिर उन्होंने एक एफिडेविट लगाया कि भाई ये मामू जो है ना वो अपने नाम के साथ साइन कर रहे हैं, एनआईसी की डिटेल दे रहे हैं कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आते हैं। लेकिन बात यही है कि ये वो वाली चीज़ और क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही। ऑल्दो बैंक स्टेटमेंट उनकी भी लगाई मामू की, कि ये देख लें, यहाँ बेटी जो है वो पाकिस्तान में मामू को पैसे भेज रही है और मामू ये पैसे अमानतन जो है वो मेरे घर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एप्लीकेंट क्लेम्स टू रिसीव कैश फ्रॉम हिम, वही वैसे मैंने बोला कि वहां से मतलब यूके से उनके अकाउंट में जा रहे हैं मामू के, और मामू कैश निकाल के उनको दे देते हैं। तीसरा, नो डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रेल टू द एप्लीकेंट।
अब कहीं से नहीं बन रहा ना, भई मामू के पास पैसे आए हैं, मतलब कि ऑफ़िशियली तो बात करो तो बोलेंगे भई मामू के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो अब मामू ने दिए या नहीं दिए हम कैसे मान लें? ये वाली सारी बातें जो है ना वो यहाँ पे शुरू हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फंड्स शुड बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट्स ओन बैंक अकाउंट। जो भी बंदा है ना, उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजो। अगर आपके पेरेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भेजो, ताकि वो दिख रहा हो कि हाँ भाई ये पैसे डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। अवॉइड कैश बेस्ड फाइनेंशियल प्रूफ। अब कैश का ना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई, क्या सच क्या झूठ कोई वो नहीं है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहानी है। जिस चीज की ट्रेल नहीं हो ना वो चीज आपने नहीं बतानी। दूसरा, सबमिट एफिडेविट प्लस प्रूफ ऑफ ट्रांसफर प्लस बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेंट नेम। ये कर चुके थे, ये कर चुके थे सोल्यूशन में, उसके बावजूद भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ठीक है कर लोगे आप, लेकिन फिर भी एप्लीकेंट के नाम का होना ज्यादा बेहतर है अकाउंट। ठीक है। तीसरा, रीज़न 3। अच्छा, रीज़न 3 क्या है? वीक इकोनॉमिक एंड पर्सनल टाइज़ टू होम कंट्री। अब ज़ाहिर-सी बात है वो ना काम कर रहे हैं वहाँ पे, ना कुछ कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है उनकी, कोई ओनरशिप नहीं है उस तरह से उनकी ये पास जो है वो प्रॉपर्टी की। हालाँकि इस केस के अंदर उनकी प्रॉपर्टी भी थी और वो भी हमने शो की हुई थी, ठीक है जी? तब भी उनका केस रिजेक्ट हो गया। अच्छा, आगे। अब सॉल्यूशन क्या है? शो फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज़ एग्ज़ाम्पल डिपेंडेंट, चाइल्ड और स्पाउस। ये भी मेंशन किया हुआ था, एक बेटा उनका जो है वो यूके के अंदर रह रहा है, उन्हीं के घर के अंदर रह रहा है, लेकिन उन्होंने बोला ये भी बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से आप वापस आएँगे। अटैच लैंड और हाउस ओनरशिप, यूटिलिटी बिल्स, लोकल कमिटमेंट्स सब लगाया हुआ था, स्टिल उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब मेरी नज़र में मुझे जो लगता है ना भाई, क्योंकि वो कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो उनका काम-धंधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप ये कोशिश करेंगे जब अपने पेरेंट्स वगैरह का कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी कोई ना कोई एंगेजमेंट ज़रूर हो। भले उनकी एंगेजमेंट कहीं वॉलंटरी ही क्यों ना हो, मतलब कि मिसाल के तौर पे किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, किसी जगह पे चैरिटी में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे वॉलंटियर करते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि भई इनका एक रूटीन है, ये रूटीन डिस्टर्ब थोड़ी होगा, ये थोड़ी दिन के लिए आएँगे यूके और फिर वापस आके अपने रूटीन के अंदर दोबारा से वो चले जाएँगे। सही है जी। देन रीज़न 4, स्ट्रॉन्गर टाइज़ इन द यूके देन इन होम कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, डॉटर, सन इन लॉ एंड ग्रैंडचाइल्ड लिव इन यूके, कंसर्न्स एप्लीकेंट माइट ओवरस्टे। अब उनको लग रहा है कि भाई इनके तो यहाँ यूके में ज़्यादा रूट्स हैं इनकी एज़ कम्पेयर्ड इनके अपने मुल्क की, क्योंकि वो एक अनमैरिड बेटा है और एक बेटी है जो कि मैरिड है और यूके में रह रही है। तो उन्होंने बोला भाई ये तो इन्हीं के पास रुक जाएँगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बताता हूँ। क्लैरिटी, इंटेंट ऑफ विजिट, लिमिटेड डेज़, राउंड ट्रिप, आइटिनरी, ये सारी चीज़ें तो ख़ैर दी थी और हर बंदा ही देता है ना, लेकिन ये आप अगर नहीं कर रहे तो आपने करना ज़रूर है। एम्फसाइज़ रिटर्न प्लान, फैमिली इन पाकिस्तान, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई इनके पास एक काम है, ये वापस आके इस काम धंधे पे फिर से लगेंगे। बात फिर वहीं आ रही है। ठीक है जी? अटैच डिटेल्ड कवर लेटर एड्रेसिंग ओवरस्टे कंसर्न्स, ये हर बंदा ही बोलता है, तो आप भी लिखें इसके बारे में 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख दें। ठीक है? अब कौन-सी जो ब्रीच हुई थी उसके अंदर, ठीक है? सबसे पहले रिफ्यूज़ अंडर अपेंडिक्स 5, उसमें क्या है, नॉट अ जेन्युइन विजिटर, नो इंटेंट टू लीव द यूके आफ्टर विजिट। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई? इसका सॉल्यूशन ये है, रीअप्लाई व्हेन सर्कमस्टेंसेस इम्प्रूव, मतलब कि आप जब उनके फादर कोई जॉब कर रहे हों, उनकी बैंक स्टेटमेंट बन रही हो, बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ रहा हो, उसके बाद करें। अच्छा, अब इनको हर इस पॉइंट का एक खास कर कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अब आगे, ठीक है? टिप्स बिफोर रीअप्लाइंग। अब टिप्स क्या होंगी? डू नॉट रीअप्लाई विद द सेम डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि भाई दोबारा से एज इट इज उन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ फिर अप्लाई कर दिया, नहीं। चेंज करें, इम्प्रूव करें चीजों को, कम से कम 3 से 6 महीने का गैप दें ताकि थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रोफाइल बेहतर हो, और कोशिश करें और भी ज्यादा बेहतर जो है वो अब आप कवर लेटर लिख सकें। ठीक है? कंक्लूजन क्या है? यू कैन ऑलवेज रीअप्लाई अ वीजा आफ्टर रिफ्यूजल विद करेक्ट चेंजेस। ठीक है जी? और अगर आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर हेल्प चाहिए है, तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।